हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने सल्तनत काल में जो राजनीतिक क्रम था उसको हमने सब बढ़िया से देख लिया, कौन कौन से शासक ने काम किया है। अब हम सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति पर बात करेंगे। तो सल्तनत का कालीन जो प्रशासन था उसमें जो महत्वपूर्ण पद थे, उस क्या काम करते थे उसको हम देखें लिस्टिंग में। तो मुशरिफ ए मुमालिक क्या था? महालेखाकार था। क्या था? महालेखाकार। मुस्तौफी ए मुबालिक, ये महालेखा परीक्षक था। दीवान इशरफ दीवान इशरफ ये लेखा परीक्षक विभाग था। दीवान वकूफ़ दीवान वकूफ़ यह व्यय के कागजातों का देखभाल करता था। ये कौन सृजन किया था व्यय दीवान वकूफ़ को? ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसका सृजन किया गया था, दीवान वकूफ़ का। दीवान इस्तिहाक, आपको पता है कि यह फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन विभाग के रूप में किया था। दीवान अर्ज, इसी के आपको पता है कि सैन्य विभाग था, जिसे बलबन ने सृजित किया था। मुगल काल में आप यही दीवान अर्ज जो था मीर बख्शी कहलाया था। दीवान इंसा यह शाही सचिवालय था। ये पत्राचार पे काम करता था, जिसका प्रधान दबीर मुबालिक था। दीवान रियासत दीवान रियासत इसे जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, सद्र सद्र सब लोग काम करते थे इस पे। काजी ए लश्कर, ये सेना में कार्यरत न्यायाधीश था। सेना में कार्यरत न्यायाधीश कौन था? काजी लश्कर। ठीक है। नायब ए मामलिकात जो था, ये सुल्तान बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया था, जिस पर पहली नियुक्ति इतगीन की हुई। नायब का पद जो सुल्तान के बाद माना जाता है और वजीर में श्रेष्ठ समझा जाता था। ठीक है। ये सुल्तान बहराम शाह ने इसको किया था। वकील, ये काजी उल कुजात कौन था? ये न्याय विभाग का प्रमुख था। सद्र ये धर्म विभाग का प्रमुख था। बरीद ए मुबालिक, ये गुप्तचरों का प्रमुख एवं राज्य का मुख्य संवाददाता था। मुन्नियान कौन था? गुप्तचर थे। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था। अमीर हाजिब, ये राज दरबार की शान शौकत और समारोहों को देखने का अधिकारी था। आमिर आखुर, ये अश्व का अधीक्षक होता था। चासरी गिर कौन था? शाही रसोई का प्रबंधक होता था। बहलादार कौन था? व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला। सहनाए बारगाह कौन था? दरबार का निरीक्षक करता था। सुल्तान सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया। वजीर कौन था? प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। खाजीन क्या था? खाजीन कोषाध्यक्ष होता था। अमीर मजलिस क्या था? शाही उत्सव का प्रबंधक करता था। मजलिस एक खास कौन था? बैठक का स्थान। मजलिस एक खलवत मंत्रिपरिषद हुआ करता था। सल्तनत कालीन जो अमीर वर्ग हुआ था उसके नाम, जो मोहम्मद गोरी के समय मुइज्जी नामक अमीर था। कुतुबुद्दीन ऐबक समय कुतुबी अमीर वर्ग था। इल्तुतमिश के समय शमसी अमीर वर्ग था। जलालुद्दीन खिलजी के समय जलाली था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाई था। विभिन्न सुल्तानों ने विभाग खुद निर्मित किए थे। दीवान आरिज, जिसे दीवान अर्ज था, बलबन ने किया था, सैन्य विभाग था। दीवान वकूफ़ दीवान वकूफ़ को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दीवान मुस्तखराज जो राजस्व विभाग संबंधित था, ये कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान अमीर को ही, ये कृषि विभाग से संबंधित था, जिसमें तकावी ऋण दिए जाते थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान रियासत, ये भी एमबीटी ने किया था। दीवान बंदगान इमलाक विभाग। दीवान खैरात के तहत विवाह विभाग। खैरात के तहत दान विभाग। दारुल सफ़ा दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। रोजगार ब्यूरो, ये सब कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वकील सुल्तान का पद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने किया था। ठीक है। सल्तनत काल में जो भूमि थी, भूमि के प्रकार थे। खालसा भूमि, ये सीधे केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि हुआ करती थी। उस्र भूमि, इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। इस पर 10% लगता था। उस्र
खराजी भूमि, उसरो खराजी, खराजी का ये गैर मुसलमान हिंदुओं के अधिकार वाली भूमि थी। इस पे 20% भू राजस्व लिए जाते थे। मदद ए मास भूमि दान के रूप में प्रदत्त कर मुक्त भूमि होती थी। रड़ाका भूमि यह सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि हुआ करती थी। ठीक है। सल्तनत काल में कुछ प्रमुख सैन्य संगठन थे, जैसे सवार ए कल्ब, ये केंद्रीय सेना हुआ करती थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। सवार ए कल्ब। ठीक है। हस्म 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 अतराफ क्या था? यह प्रांतीय सेना थी। और वजहिस वजहिस या मुरत्तब क्या था? यह अस्थाई सैनिक थी। गैर वजहिस अस्थाई सैनिक थी। खास खेल क्या था? सुल्तान के सैनिक होते थे। ठीक है। फिर सुल्तान और खान में जो संबंध था, 10 मालिक मिलकर एक खान बनता था। फिर 10 अमीर मिलकर एक मालिक बनता था। 10 सिपह सलार मिलकर एक अमीर बनते थे। 10 सरखेल मिलकर एक सिपह सलार बनता था। 10 सिपाही मिलकर एक सरखेल बनता था। ठीक है। 10 सिपाही मिलकर एक सरखेल, और 10 सरखेल मिलकर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलार मिलकर एक अमीर, फिर 10 अमीर मिलकर एक मालिक, फिर 10 मालिक मिलकर एक खान। तो खान जो होता था बड़ा होता था। प्रमुख कारखाने होते थे सल्तनत काल में, जैसे रिकाब खाना घोड़े की जीन से संबंधित होती थी। नफर ऊँटों के कारखाने होते थे। पील खाना में गज मतलब हाथीशाला होता था। पाएगाह में अश्वशाला होता था। जरगर खाना में आभूषण से संबंधित होते थे। आबदार खाना में जल के प्रबंध से संबंधित होता था। कूर खाना में शाही शस्त्रागार रखा जाता था। अलम खाना पताकाओं का संबंधित था। जामदार खाना वस्त्रों से संबंधित हुआ करता था। सल्तनत का कालीन जो कर की दर एवं उनके प्रकार थे, शरीयत के अनुसार जो था भू राजस्व की दर अधिकतम 50% हो सकती थी। कितनी? 50%। और यही इस्लामिक है, इस्लाम में यही 50% था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कर की यही दर को आरोपित की थी। फिर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सभी करों को हटा दिया जो इस्लामी कानून के विरुद्ध थे। उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने इस नीति को लागू किया था, जो 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 से 5 करों को लागू किया था। बरनी के अनुसार बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि खराज वसूल करने में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना, न तो इतना अधिक भू राजस्व वसूलना कि प्रजा दरिद्र हो जाए, और न ही उतना कम लेना कि धन की अधिकता से विरोधी हो जाए। ये कौन कहा था? बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व में उत्तरोत्तर, जैसे 1/10 या 1/11 वृद्धि के पक्ष में था। इब्राहिम लोदी ने शासन के शुरुआती वर्षों में भू राजस्व नगद या अनाज दोनों रूप में लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उसने केवल अनाज के रूप में 1/4 25% भू राजस्व वसूला। उस्र क्या था? उस्र तुर्की मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो वहां से 10% कर लिया जाता था। उस्र। खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर था। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात की जाए पूरे इसमें, तो महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग, दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी का देखभाल करता था। तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था। तुगलक काल जो था तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। किसके समय पर? फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था सल्तनत काल में। घुड़सवारी की टुकड़ी का प्रधान सरेखल कहलाता था। सरेखल। फिर सुल्तान ही सेना का मुख्य सेनापति होता था। कितना? सुल्तान ही। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर को निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज,
जजिया, खम्स और जक़ात। खम्स ए माल एक गनीम शरीयत के अनुसार लूटे हुए धन हुआ करते थे। खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्ति संपत्ति का 1/5 मतलब 20% भाग पर सुल्तान का, 4/5 80% भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था, जो खम्स का होता था, जो खम्स लूटे हुए धन होते थे ना। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके विपरीत 80% भाग स्वयं लिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि 20% लिया, जो शरीयत के अनुसार 80% सैनिकों को दिया। फिरोज शाह तुगलक ने खम्स में वही भाग देने का अधिकार दिया जिसे शरीयत मानता था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं होती थी, जीतल और टंका। ये इल्तुतमिश जो था प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका, तांबे का जीतल भी प्रचलित किया था। जीतल एवं टंका का अनुपात 48:1 हुआ करता था। फिर सिक्के संबंधी एक तथ्य यह है कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासक था, इस सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया था। अब बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? ये अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीम का नाम उल्लिखित हुआ करता था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित क्या है? जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। फिर दीवान आरिज क्या है? ये अथवा आरिज मुबालिक, ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुबालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था, जिसकी स्थापना कौन किया था? बलबन ने। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह स्थानांतरित लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। ये भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का उपभोग कर सकते थे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित क्या था? जवाबित अभी हमने देखा पीछे, जवाबित क्या था भैया? ये राज्य के कानून हुआ करते थे। हदीस क्या था? इस्लामिक कानून था। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस था। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्मी की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से संबंधित है। अमीरों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? लोदी को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता था, जबकि बलबन का उनका निम्न काल कहा जाता था। बलबन को निम्न काल कहा जाता था। तुगलक काल जो बिजारत का स्वर्णकाल कहलाता था। अफगान जो लोदी शासनकाल बिजारत का निम्न काल होता था। बिजारत का निम्न काल लोदी शासनकाल। साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहा जाता था। जमींदार में खुद मुकद्दम चौधरी का निम्न काल कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का काल। नायबे गीबत सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी प्रतिनिधि होता था। बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली से निर्मित पहला मकबरा हुआ था। अलाई दरवाजा का गुंबद पूर्ण वैज्ञानिक विधि से निर्मित पहला गुंबद है। जमायत खाना मस्जिद शुद्ध इस्लामिक विधि पर निर्मित पहली मस्जिद है। जमायत खाना मस्जिद। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को शेर शाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का युग कहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, जितने भी आप पूछा गया था उसका लिस्टिंग देख रहे थे। सल्तनत युग स्थापत्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था दिल्ली में। कुतुब मीनार बनाया था दिल्ली में। अढ़ाई दिन झोपड़ा बनाया था अजमेर में। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। मकबरा बनाया था किसके लिए? नसरुद्दीन के लिए। कहाँ बनाया था? मलकापुर में। अतरकीन का दरवाजा बनवाया था सिंहद्वार। जोधपुर नागौर में।
हौज ए शमसी या फिर जामा मस्जिद ए शमसी ईदगाह बनाया था बदायूं में। जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह कहाँ बनाया था? बदायूं में। कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने। बलबन ने बनवाया था लाल महल। लाल महल एवं बलबन के मकबरे का निर्माण दिल्ली में हुआ था। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफ़ेद, इसे श्वेत महल भी बनवाया था। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफ़ेद श्वेत महल भी बनवाया था। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थी। दारुल अमन का निर्माण कौन कराया? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था दिल्ली में। फिर उसने जमायत खाना मस्जिद बनवाया था। हजार सीतुन बनाया था, हजार खम्भों का महल। हौज अलाई या हौज खास बनवाया था। मुबारक खिलजी ने ऊखा या उरुवा मस्जिद बनाया था। मुबारक खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में ऊखा या उरुवा बनवाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद दिल्ली की तीसरा शहर गयासुद्दीन का मकबरा यहीं भी बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर, सतपुला या सतपलाहबाद, बलबन के लाल भवन का जीर्णोद्वार, आदिलाबाद का किला, 12 खंबा महल, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख नुकरुद्दीन अबुल फतह, अजोधन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा। शेख निजामुद्दीन औलिया के मुल्तान में, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह अजोधन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज भवन निर्माताओं का राजा सिद्ध हुआ। 300 नगर, 16 कुएं, 5 नहरें, 5 अस्पताल, 100 कब्र, 100 पुल, स्नानागार, 1200 बाग का निर्माण कराया था। इसने जौनपुर का स्थापना किया था 1359 में। फतेहाबाद का स्थापना, हिसार का, फिरोजा का, अखीनपुर का। इसने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुश के शिकार महल, गुजरी महल का भी निर्माण कराया था। खाने जहां मकबूल ने कला या कलन मस्जिद का निर्माण शाहजहानाबाद में 1375 में कराया था। खाने जहां मकबूल ने। खाने जहां जूना शाह ने, खाने जहां सूला शाह ने, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके वजीर खाने जहां तेलंगानी के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। यह पहला मकबरा था जो अष्टकोणीय था। यह मकबरा जेरूसलम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता है। मियाँ भुआ जो है मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। मोठ मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? सिकंदर लोदी का वजीर था मियाँ भुआ ने। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण करवाया था। अकबर ने सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रखा था। निजाम शाही शासकों ने अहमदनगर जो थे निजाम शाही शासकों ने रूमी खां का मस्जिद या मक्का मस्जिद, रूखी खां का मकबरा या पीला गुंबद या पीला मकबरा बनवाया था। काली मस्जिद या उल्लाहदाद मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज खां महल, ये सब कौन करवाया था? निजाम शाही शासकों ने। ठीक है। रूमी खां के मस्जिद का निर्माण बुरहान निजाम शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रूमी खां मस्जिद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था 1591 में। हैदराबाद नगर की स्थापना किया था 1592 में। चंदन महल, हीरा मस्जिद, नदी महल का निर्माण कराया था। ठीक है। सल्तनत काल में सिक्के की बात करें साथी तो मुसलमान शासकों ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय शैली के सिक्के तैयार किए। इसकी रजत मुद्राओं में संस्कृत में कलमा लिखा दिखाई देता है। घुड़सवार एवं नंदी का अंकन दिखाई पड़ता है। द्विभाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवी शासकों ने किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने अरबी के रजत सिक्के चलाए। चांदी का टंका तांबे का जीतल भी से प्रमुख है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत उल निस्वा उत्तीर्ण है। बलबन ने सोने का टका चलाया था जिस पर हजरत ए दिल्ली उत्तीर्ण है। उसने दुगान ए गियासी नामक सिक्के चलाए। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा
अल मुस्तसीम के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी मतलब इकन्नी दुगुन्नी सिक्के भी चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाह ए दिल्ली तथा तख्तगाह ए दौलताबाद लिखा हुआ मिलता है। तख्तगाह ए दिल्ली, तख्तगाह ए दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर दिखता है। ठीक है। दुकानी एवं चांदी का सवाई टका, दुकानी या चांदी का सवाई टका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। इसी ने सोने के दिनार और चांदी का अदली सिक्का चलाया था। सोने का दिनार चांदी का अदली सिक्का कौन चलाया था? एमबीटी ने। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का ससगनी सिक्का चलाया था। चांदी का अदली सिक्का कौन चलाया था? एमबीटी ने। चांदी का ससगनी सिक्का कौन चलाया था? एफएसटी ने। दोगानी, वगानी, सुल्तानी, यगानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन के अल उमरी ने किया है। दोगानी, वगानी, सुल्तानी, यगानी सल्तनत युगीन सिक्के हैं, इनका उल्लेख अल उमरी ने किया था। कश्मीर में कौड़ी तो पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लारी सिक्के जो देश विदेश में भी में प्रचलित हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत की साहित्य पढ़े तो चचनामा, जिसे फतहनामा कहा जाता है, अली अहमद ने किया था। पुस्तक का फारसी अनुवाद अबू बकर कुफी द्वारा किया गया था। तहकीक-ए-हिंद अरबी में लिखा गया है, अलबरूनी ने लिखा है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखा है। तबकात-ए-नासरी फारसी में लिखा गया मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा तबकात-ए-नासरी। खजाइन-उल फतूह या तारीख-ए-अलाई ये कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। किरान-उस-सादेन ये भी उसने लिखा है। मिफ्ताह-उल फतूह अमीर खुसरो। तुगलक नामा, नू सिपहर, नाजुल फतूह, तारीख दिल्ली, निहायत उत कमाल सब कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने। फुतूह उस सलातीन कौन लिखा है? अब्दुल्लाह मलिक इसाम ने लिखा है। फतवा-ए जहांदरी, तारीख फिरोज शाही, हसरतनामा, तारीख आले बरामिका, सलाते कबीर सब कौन लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। रेहला कौन लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। फुतूहात ए फिरोज शाही फारसी में लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही कौन लिखा है? याहिया बिन अहमद सरी हिंदी ने लिखा है। गुलशन ए इब्राहिम या तारीख फरिश्ता कौन लिखा है? फरिश्ता ने लिखा है। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह से कहते हैं फरिश्ता। शाहनामा किसने लिखा है? दीवाने चाच शाहनामा ये बद्रे चाच लिखा है, बद्रे चाच। किताब उल खराज कौन लिखा है? अबू याकूब ने लिखा है, अबू याकूब ने। सियासतनामा कौन लिखा है? निजामुल मुल्क तूसी ने लिखा है सियासतनामा। मलफूजात ए तैमूरी कौन लिखा है? अमीर तैमूर ने। तारीखी यामनी कौन लिखा है? उतबी ने लिखा है, उतबी ने। जफरनामा कौन लिखा है? मौलाना यजदी ने लिखा है, मौलाना यजदी ने। गोरा बादल की कथा कौन लिखा है? गोरा बादल की कथा कौन लिखा है? जाटमल ने लिखा है, जाटमल। कौन लिखा है? जाटमल। बीसल देव रासो कौन लिखा है? बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट ने लिखा है। हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखा है, सारंगधर ने। बादशाह नामा कौन लिखा है? जलाल तबात बाई लिखा है। हमीर मद मर्दन कौन लिखा है? जय सिंह सूरी ने लिखा है। प्रबंध कोश कौन लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। विविध तीर्थ कल्प कौन लिखा है? जिन प्रभा सूरी ने लिखा है। खजैनुल फतूह कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, अमीर खुसरो ने। फिर हुमायूं नामा कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। मिरातुल ममालिक कौन लिखा है? सीदी अली रईस ने लिखा है।
सीदी अली रईस ने। ठीक है। तारीख अकबर कौन लिखा है? आरिफ कंदहारी ने लिखा है। मुंतखब उल तवारीख कौन लिखा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। तारीख अल्फी कौन लिखा है? ये कई लोगों ने मिलकर लिखा है। मुल्ला घटवी, नकीब खान, बदायूनी, हाजी इब्राहिम सब लिखे हैं। तारीख सिंध कौन लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है। तुझी के जहांगीरी फारसी में आत्मकथा जंगागीर ने लिखा है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोत मिद ने खान ने लिखा है। अकबर नामा कौन लिखा है? अबुल फजर अल्लामी ने लिखा है। तारीख सिंध कौन लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है। मुआसिर ए जहांगीरी कौन लिखा है? कामगार खान ने लिखा है। कामगार खान ने। ठीक है। पादशाह नामा कौन लिखा है? शाहजहां के इतिहास है। पादशाह नामा मोहम्मद अमीन कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस के सहयोग से लिखा गया है। शाहजहां नामा कौन लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। इनायत खान ने। आलमगीर नामा कौन लिखा है? मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा है। ठीक है। नुस्खा-ए दिलकुशा कौन लिखा है फारसी भाषा में? भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी ने लिखा है नुस्खा-ए दिलकुशा फारसी भाषा में। तारीख औरंगजेब कौन लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है मामूरी ने। ठीक है। अकबर दी ग्रेट मुगल कौन लिखा है? स्मिथ ने लिखा है। स्मिथ ने। अकबर दी ग्रेट मुगल। तारीख जहां गुस्सा कौन लिखा है? अता मलिक जुबैनी ने लिखा है। अता मलिक जुबैनी ने। राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर कौन लिखा है? आरपी त्रिपाठी ने लिखा है। इंडिया एंड द डेथ ऑफ अकबर कौन लिखा है? मोरलैंड ने लिखा है। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब ये भी मोरलैंड ने लिखा है। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया इरफान हबीब ने लिखा है। कौन लिखा है? इरफान हबीब ने। आंशिका कौन लिखा है? आंशिका देवल देवी अमीर खुसरो ने लिखाया है। खजाइन उल फतूह कौन लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा है। दक्षिण अभियान का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी का। नूर सिपहर अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु प्रकृति पक्षी के बारे में। तुगलक नामा लिखा है अमीर खुसरो ने। गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन है। फतवा ए जहांदरी बर्नी ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखा है। ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी ने इक्ता व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। किताबुल हिंद तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है। इस्लाम के अंतर्गत कर में खम्स जो था ये व्यापारिक कारवा की लूट से प्राप्त धन हुआ करता था। 4/5 सैनिक 1/5 राज्य लेता था। जकात धार्मिक कर होता था। धनी मुसलमान अपनी आय का एक भाग स्वेच्छा से देते थे। जजिया गैर इस्लामी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही चुनौती के लिए ये लगता था गैर मुसलमानों पर। ठीक है। आरंभिक खलीफा कौन था? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। खराज और उस्र था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था 1/5। उस्र मुसलमानों के उत्पादन से लिया जाता था। ठीक है। ठीक है दोस्त। भारत में हिंदी भाषा के जनक अमीर खुसरो का तूतीय हिंद लिखे हैं। फिर मंगोलों का आक्रमण बात की जाए तो मंगोल कौन थे? मंगोल मध्य एशियाई जनजाति थे। चंगेज खान। मंगोलों का हिंदुस्तान पहला आक्रमण 1241 में बहराम शाह और अंतिम आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक काल में हुआ था। सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। एकता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य बात करते एकता जो साथी था, एकता का धारक मुक्ति होता था जो बलि भी कहलाता था। राजस्व संग्रह का दायित्व के बाद जो रकम बचता था फवाजिल जो केंद्र को जाता था फवाजिल कहा जाता था। खालिसा भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था कि ये विभिन्न सुल्तानों द्वारा एकता व्यवस्था पर उठाए गए कदम थे। बलबन ने ख्वाजा नामक आय व्यय की जांच के लिए नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने एकता प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मुक्तियों के व्यक्तिगत तनख्वाह से सैनिकों का तनख्वाह को पृथक कर दिया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने दो समान स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की, मुक्ति व वली उल खराज। जो रकम इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक रकम को सीधा केंद्रीय खजाने भेजिए और इसके लिए आमिल आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी थी। ठीक है। सल्तनत काल में धुनकी, चरखा और करघा, ये सूती वस्त्र की तीन तकनीक हुआ करती थी। धुनकी रुई की सफाई करता था, चरखा सूत की कटाई करता था और करघा था कपड़ों की बुनाई करता था। उस समय भारतीय इस्पात को बुटज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुटज। तो और मलवरी रेशम पहली बार बंगाल में लगाया गया था। फिर उसके बाद रेशम, नमक, ऊनी साल, वस्त्र उत्पादन, पान के पत्ते, नील नदी आदि का उत्पादन होता था। ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था में और बात की, सिंचाई की नवीन तकनीक था अर्घट्टन, जो फारसी चक्र था, सकिया, ढेकली, ये सब कुएं से पानी खींचने के तरीके थे। फिर नहर सिंचाई मध्यकाल की देन है, सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने इसको किया काम इस पे। इसी काल में नई फसल अफीम एवं हींग, मेहंदी का भी उत्पादन हुआ था। बलहार क्या था? निम्न वर्गीय किसान हुआ करते थे। भंगी होते थे, ये भूमि पर इनका नियंत्रण नहीं होता था। सल्तनत काल में किसान विद्रोह हुए थे, तो हुए थे गंगा दबाव में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्के के बदले अदली नामक सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक था, मिश्रित सिक्के चलवाए थे। ठीक है। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण चीज़ें रही जिसको हमें देखना चाहिए। और अगर इस तथ्य के बारे में बात की साथ ही, तो अलबरूनी थे 1000 ईस्वी में। अलबरूनी खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का निवासी था। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान था। राजनयिक रूप से खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। कौन आया था? अलबरूनी। मनुची 1653 से 1708 ईस्वी तक यह इटली यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही वह अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शाहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सा का पेशा अपना लिया। स्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता था। मनुची। ठीक है। फिर ये शाहजहां काल में था ना, शाहजहां दरबार में गया था। फिर इब्न बतूता, ये 1333 से 1347 में मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1342 ईस्वी में इसने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। टेवर्नियर 1638-1663 में फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर था। शाहजहां के शासनकाल में अपना यात्रा किया था। पेशे से जौहरी था। इसने 6 बार भारत की यात्रा किया था। इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। नवाब थे सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर यार लतीफ़ या राय दुर्लभ ने किया था। कलिंग का युद्ध, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के परिणामों के बारे में 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट महाराणा प्रताप जिसमें अकबर की विजयी हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के संबंध में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यही खेल का शौकीन था और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरने का 1210 में मृत्यु हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वे सिर पर अधिकारी रूप से पहने जाने वाले पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की शिक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। चाँद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से बिल्कुल नहीं है।
बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से है, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से है, बाज बहादुर का संबंध मालवा से है। कुतुब मीनार का निर्माण 1210 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ था, कृष्णदेव का शासनकाल 1209 से 1229 था। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिलाने को दिन है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों के विषय में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव कहाँ है, बंगाल में, तक जाती थी और सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा कौन जारी किया था? सांकेतिक मुद्रा MBT ने जारी किया था। आईने अकबरी पद्धति का संबंध अकबर की भूराजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी, तुर्क के चहलगानी गठन कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये रहा भैया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हमने लगभग 1.5 घंटे की वीडियो में दिल्ली सल्तनत को आप पूर्णतः अच्छे से पढ़ खत्म कर सकते हो, रिवाइज करके जा सकते हो। समझ रहे हो? दैट्स ऑल, थैंक यू।